नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ सिंह आप लोगों को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। पहले के लेक्चर में हमने भारतीय इतिहास का संपूर्ण इतिहास का एक ओवरव्यू देखें कि भारतीय उपमहाद्वीप में पाषाण काल से लेकर वर्तमान तक आज़ादी तक का क्या सफ़र रहा था वो मैंने आप लोगों को बताया। लेकिन उसी में एक टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं शुरू करने वाला था वो आईएनसी टॉपिक था। लेकिन उससे पहले सोचा गया कि एक बार मॉडर्न का भी अच्छे से इंट्रोडक्शन आप लोगों के सामने रखूं। तो उसी इंट्रोडक्शन में आधुनिक भारत के इतिहास में मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक यूरोपीय कंपनी का आगमन। कौन सा था? यूरोपीय कंपनी का आगमन। यूरोपीय कंपनी मतलब कि यूरोपीय महाद्वीप से कौन कौन से देश से कंपनी आए थे, उसका आगमन में हम क्या देखें भारतीय इतिहास में, उसका ही चर्चा करने वाले हैं। तो अगर जो हम बात करें आधुनिक भारत से पहले, तो पहले आधुनिक भारत से पहले मध्यकालीन भारत से पहले प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारत में हम देखे थे क्या कि हड़प्पा सभ्यता जिस समय विकसित हुई थी, तो हड़प्पा सभ्यता का व्यापार यूरोप के देश मेसोपोटामिया से होता था। तो अगर जो हम बात करें किस प्राचीन काल का, तो प्राचीन काल का यूनानियों से क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। मतलब कि प्राचीन काल में भारत का जो था व्यापार वो यूनानियों से शुरू हुआ था। अब बात करें कि भारत में छोड़िए, अगर एशिया का बात करें तो एशिया का अधिकांश व्यापार पर किसका हाथ था? अरबी लोगों का था। मतलब कि अरब जो प्रायद्वीप है वहाँ के जो देश हैं उन लोगों का क्या था? एशिया में अच्छा व्यापार हुआ करता था। वो नहीं कि वो एशिया से ही क्या करते थे? व्यापार करते थे। लेकिन प्राचीन भारत में, प्राचीन काल में, प्राचीन इतिहास में जब वो व्यापार करते थे तो वो समुद्र के रास्ते से नहीं आकर वो स्थल मार्ग से आते थे। स्थल मार्ग से आना, सफ़र करना और यहाँ से वस्तुओं को खरीदना और अपने देश ले जाना, इनसे उनका दूरी तो बहुत ज़्यादा बढ़ता ही था। उसके साथ ही क्या होता था, इनको उतना फ़ायदा मिल नहीं पाता था, क्योंकि वो जब स्थल का जब मार्ग क्या करते थे, तय करते थे, तो उनको लौटते समय बहुत सारे जगहों को टैक्स के रूप में उनको क्या करना पड़ता था? पे करना पड़ता था। तो ये मार्ग जो हुआ करता था, स्थल मार्ग, ये काफ़ी ही ज़्यादा क्या था, मतलब इतना भी फायदा कमाने नहीं देता था ये व्यापार। तो इसी के विकल्प में मध्यकालीन भारत में लगभग 15वीं शताब्दी में पुर्तगाल में नाव का आविष्कार हुआ। और ये नाव का आविष्कार का श्रेय किसको जाता है? तो पुर्तगाल के राजकुमार प्रिंस हेनरी को जाता है। प्रिंस हेनरी को जाता है। मतलब कि अब जो था समय अब आ गया था समुद्री मार्ग खोजने का, तलाश करने का और उस पर सफ़र करने का। मतलब आप एक तरह से कह सकते हैं कि इसके पहले जो भी देश में आवागमन होता था वो समुद्री मार्ग से, जल मार्ग से ना होकर वो स्थल मार्ग से होता था। इसीलिए आप देखिएगा तो बोला क्या जाता है कि भारत का खोज, आधुनिक भारत में भारत का खोज किस यूरोपीय कंपनी ने किया? तो पुर्तगाल ने किया। किस व्यक्ति ने किया? पुर्तगाल ने किया। तो मतलब क्या भारत का खोज किया? तो भारत इससे पहले नहीं था। वो वास्तविक में वो भारत का खोज ना करके वो समुद्री मार्ग का खोज करता है। कि मतलब पुर्तगाल से जब वो आता है कहाँ? भारत, तो वो एक समुद्री मार्ग से आता है और उस समुद्री मार्ग का नाम क्या था? केप ऑफ गुड होते हुए आता है। कौन? वास्को डी गामा। तो अब देखिए कि पुर्तगाल के जो राजकुमार थे प्रिंस हेनरी, उनके सहयोग से ही, क्योंकि यहाँ बनने जा रहा था जहाज, और जहाज में उस समय के मुताबिक बहुत ही ज़्यादा क्या होना था? इन्वेस्ट होना था, पैसे का इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो वो कोई आम आदमी इन्वेस्ट नहीं करता। वो करने वाले कौन थे? पुर्तगाल के राजकुमार प्रिंस हेनरी ही थे। और इनको ही क्या कहा जाता है? द नेविगेटर का नाम से जाना जाता है। किस नाम से? द नेविगेटर के नाम से जाना जाता है। किसको? द नेविगेटर। तो 15वीं शताब्दी का ये बात है। अब देखिए, जब ये हो गया किसका आविष्कार? जहाज का आविष्कार। तो उसके बाद 1494 ईस्वी में 1494 ईस्वी में कोलंबस नाम का एक व्यक्ति, ये जो थे स्पेन के थे, ठीक है, पुर्तगाल के
बगल में ही क्या है, स्पेन है। तो ये स्पेन से क्या करते हैं, निकलते हैं भारत की खोज करने, लेकिन वो भारत नहीं आकर वो कहाँ पहुँच जाते हैं, अमेरिका पहुँच जाते हैं। और वो खोज कर देते हैं किसका, अमेरिका का खोज कर देते हैं, अमेरिका का खोज कर देते हैं। तब 4 साल बाद 1498 ईस्वी में कौन निकलते हैं, वास्को डी गामा, पुर्तगाल के यात्री थे, और ये सफर करते हैं कहाँ का, भारत का करते हैं। ये वास्को डी गामा जो थे वो 1498 ईस्वी में, ये एक पुर्तगाली यात्री हैं। ये कौन है, पुर्तगाल के पुर्तगाली यात्री। और ये पुर्तगाली यात्री क्या करते हैं, समुद्री मार्ग से सफर करके आते हैं और 20 मई 1498 को कालीकट बंदरगाह पर, कालीकट बंदरगाह कहाँ था, कालीकट बंदरगाह साउथ में है, साउथ में भी कहाँ, केरल में है। तो ये कालीकट बंदरगाह पर क्या करते हैं, उतरते हैं। ठीक है, अगर जो आप बात करते हैं तो मैप में आप लोग समझ लीजिए। अब इस चीज को यूरोपीय यात्री जो पुर्तगाल से आए थे उसको हम मैप पर समझेंगे। देखिए ये आपको मैप में देखिए, ये वाला जो पोर्शन ब्लैक वाला जो दिख रहा है वो है पुर्तगाल, और ये रेड वाला पोर्शन जो दिख रहा है वो है स्पेन है। वो कौन है, स्पेन है। और ये दोनों ही देश कहाँ हैं, ये यूरोपीय महाद्वीप में है। कहाँ है, यूरोपीय महाद्वीप में है। तो अब हम बात करते हैं किसका, कोलंबस का। तो ये कोलंबस जो था वो 1494 ईस्वी में वो निकला किसका खोज करने, भारत का। लेकिन वो भारत ना आके वो जाके पहुंच जाता है कहाँ, अमेरिका के इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में पहुंच जाता है, जिसको और इसका खोज करके इसका नाम क्या दे देता है, इंडिया दे देता है। क्या दे देता है, इंडिया दे देता है। कौन, कोलंबस 1494 ईस्वी में। लेकिन 4 साल के बाद 1498 में जब निकलता है कौन, पुर्तगाल निकलता है सफर करने किसका, भारत का। तो ये इस रास्ते से होते हुए ये यहाँ से आते हैं, केप टाउन में रुकता है, और केप टाउन से निकलकर फिर यहाँ पहुंचता है। और इस रास्ते का ही नाम यहाँ पर दिया गया है केप ऑफ गुड। तो पुर्तगाल के जो यात्री वास्को डी गामा भारत आए थे वो किस रास्ते से होकर, केप ऑफ गुड से होकर वो कहाँ आए थे, भारत आए थे। और यहीं पर जो भी केप टाउन है वहां पर पहले उत्माशा अंतरिक्ष नाम का जगह था, वहीं पर वो ठहरे थे। अतमाशा अंतरिक्ष नाम के जगह पर वो क्या थे, ठहरे थे। और फिर जब यहाँ से सफर किए तो ये कहाँ पहुंचे, भारत के कालीकट बंदरगाह पर 20 मई 1498 को वो कहाँ पहुंचे, भारत पहुंचे। और भारत जिस समय वो पहुंचे तो वहाँ पे कालीकट पे जो पहुंचे थे तो वहाँ का जो शासक था, राजा था, वो कौन था, तो वो जेमोरीन था। जेमोरीन नाम का शासक था। और यही वास्को डी गामा का क्या किया, स्वागत किया। जब वास्को डी गामा, आप समझिएगा कि भारत आया और वो यहाँ से जब व्यापार किया, तो व्यापार करने के बाद जब वो अपने व्यापार किए सामानों को जब जाके पुर्तगाल में बेचा, तब उसको पूरे मतलब वो जितना लागत लगाया आने जाने सामान खरीदने सब कुछ करने के बाद, तब उसका क्या हुआ कि जितना लागत लगाया था उससे 60 गुना ज़्यादा उसको मुनाफा मिला। वो क्यों मिला, क्योंकि वो समुद्री मार्ग से आया था, यहाँ पर किसी को टैक्स पे करना नहीं था। और अगर जो वही आता किस मार्ग से, स्थल मार्ग से आता, तो कितने देशों को क्या करके आता, क्रॉस करके आता, तो हर देश में उसको कुछ ना कुछ क्या करना पड़ता, पे करना पड़ता, और उससे उसका मुनाफा क्या होता, कम जाता। तो यही हम बात करने वाले थे कि इसी से ही क्या होता है, समुद्री मार्ग का खोज होता है। और ये समुद्री मार्ग में ही क्या होता है, सबसे पहला यूरोपीय यात्री अगर जो कोई भारत आते हैं तो वो आते हैं पुर्तगाली आते हैं। पुर्तगाल के कौन, पुर्तगाल के वास्को डी गामा पहला क्या थे, पहला यात्री थे। अब देखिएगा ध्यान से, पहला यात्री जब वास्को डी गामा थे तो उनके साथ कौन आए थे, उनको रास्ता दिखाने वाले कौन थे, अब्दुल मनीफ थे।
दूसरा पुर्तगाली यात्री पेड्रो अल्फ्रेड केब्रल थे, जो 1500 बीसी में आए। इसके बाद ये दोनों तो यात्री के नाम पर ही आते थे, सामान खरीद के चले जाते थे, लेकिन अब इनको इतना फायदा होने लगा कि अब वहाँ का शासक समझ गया कि अब शासक नहीं, वहाँ का कंपनी समझ गया कि ये यात्री आते हैं और एक बार में लेके चले जाते हैं, तो उससे ज़्यादा सामान जा नहीं पाता था। तो उसके लिए वो कंपनी क्या किया, उसका ऑप्शन ढूंढा और यहाँ पर क्या नियुक्त कर दिया, गवर्नर नियुक्त कर दिया। भारत में गवर्नर, और गवर्नर जब यहाँ रहता था तो वो अपना सेना रखता था, अपना मतलब काम करने वाले मजदूर रखते थे और भारत से व्यापार करके अपना कोठी बनाकर उसमें सारे सामान को क्या करते थे, सारे वस्तुओं को रखते थे। और जब भी ज़रूरत पड़ता था तो पुर्तगाल से लोग आते थे और उसको बंदरगाह पे ही वो सामान दे देते थे और फिर वो वहीं से चला जाता था। तो इसी में क्या हुआ कि गवर्नर वो कंपनी नियुक्त किया जो जिसका पहला नाम था क्या, पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, और दूसरा गवर्नर अल्बुकर, और तीसरा गवर्नर नीनो डी कुन्हा। अगर जो बोलेगा गवर्नर पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, और पुर्तगाल का वास्तविक गवर्नर, तो वास्तविक का अगर जो नाम ले ले तो अल्बुकर्क होगा। क्यों वास्तविक, क्यों भाई, तो यही था जो बहुत सारे क्षेत्र को क्या किया था, जीत कर पुर्तगाल के अंडर में किया था। जैसे गोवा वाला क्षेत्र, जैसे मलक्का जल संधि, जैसे हारमुज जल संधि, फारस की खाड़ी, ये सभी पर अधिकार कौन किया था, अल्बुकर्क किया था। इसीलिए इसको क्या माना जाता है, पुर्तगाल का वास्तविक, पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। फिर नीनो डी कुन्हा। इस तरह से हम देखते हैं कि जब पुर्तगाली का आगमन कहाँ हो जाता है, भारत में हो जाता है, तो उसी तरह बहुत सारे यूरोपीय कंपनी कहाँ आते हैं, भारत आते हैं। लेकिन उसका विशेषता हम इंट्रोडक्शन के क्लास में उतना पढ़ेंगे नहीं, तो थोड़ा सा ब्रीफ ले लेते हैं। तो इसके बाद आने वाले अगर जो बोलेंगे कि आने वाले यूरोपीय कंपनी को सजाएं, तो सबसे पहले पुर्तगाल, तो दूसरा डच को ही नीदरलैंड या हॉलैंड कहे जाते हैं, तीसरा जो थे अंग्रेज थे। तो यहाँ पे आप देखना कि आने के कर्म में 1 2 3 है, लेकिन अगर जो बोलेगा कंपनी स्थापित करने का कर्म, तो पहले पुर्तगाल कंपनी स्थापित करते हैं, फिर अंग्रेज करते हैं, तब कौन करते हैं, तीसरे नंबर पर डच करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा। तो डच का उतना कोई विशेषता है नहीं, जिसको हमको उतना पढ़ना भी नहीं है। अब देखिए अंग्रेज जब समुद्री सफर किए तो उनका ध्यान भारत नहीं था, उनका जो फोकस था वो भारत की तरफ नहीं, उनका फोकस मसाला का था कि मसाला उनको ले जाना था। ठीक है, क्योंकि आप देखो कि ब्रिटेन जो है भारत के नक्शे पर लगभग, आप समझिएगा कि ब्रिटेन जो है भारत के नक्शे पर यहाँ है, ये रहा ब्रिटेन, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ता है। तो ठंड में क्या गर्म करने के लिए इनको मसाले का काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होता है, मतलब इनके खाने में मसाला मिलाना ज़रूरी होता है, और वहाँ पे मसाला काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलता था। तो इसीलिए जब नाव का आविष्कार हुआ तो वो कहाँ आए मसाले की तलाश में, सुमात्रा, इंडोनेशिया का एक द्वीप है सुमात्रा, वहीं पे आए गए कौन, अंग्रेज गए। तो व्यापार सबसे पहले, वो अगर जो बोलेगा कि अंग्रेज सबसे पहले आए कहाँ, जावा सुमात्रा में आए। लेकिन अब देखिए यहाँ पे प्रथम समुद्री यात्रा कहाँ का किए, सुमात्रा का मलक्का जल संधि। उनका उद्देश्य क्या था, मसाला का व्यापार करना, और वो कब आए इंडोनेशिया, सुमात्रा 1601 ईस्वी में। लेकिन क्वेश्चन अगर जो पूछेगा कि भारत में वो अपना कोठी स्थापना करने का प्रथम प्रयास कब किए, तो 1608 ईस्वी में किए। कैसे, देखिए 1608 ईस्वी, आपको कल का लेक्चर में बताए थे कि 1605 ईस्वी में किसका मृत्यु हो जाता है, अकबर का, और अकबर के बाद कौन आते हैं 1605 से, जहांगीर, इसका बेटा। तो 1608 का जब दौर था तो उस समय भारत के शासक कौन हुआ करते थे, जहांगीर हुआ करते थे, और ब्रिटेन का, इंग्लैंड का जो राजा था उसका नाम क्या था, तो जेम्स प्रथम नाम था। ये था जेम्स प्रथम इंग्लैंड का राजा, और हॉकिंस को भेजा कहाँ,
भारत भेजा। हॉकिंस को भारत भेजा, क्यों भेजा जो समझेंगे। तो हॉकिंस को जब भारत भेजा तो हॉकिंस एक जहाज से आया, जिस जहाज का नाम क्या था, हेक्टर जहाज, हेक्टर जहाज। और ये आने का उद्देश्य इसका यही था कि जेम्स प्रथम भी चाहते थे कि हम भी भारत में क्या करें, एक कोठी का स्थापना करें, हम भी जो सामान खरीदेंगे उस कोठी में क्या करेंगे, संग्रहित करेंगे और उसके बाद वहाँ से व्यापार को अपना बढ़ाएंगे। तो हॉकिंग जब हेक्टर जहाज से आते हैं तो वो सूरत में क्या लेने के लिए, कोठी स्थापित करने के लिए वो जहांगीर के दरबार में जाते हैं, क्योंकि उस समय भारत एक केंद्रीकृत सत्ता वाला क्या था, देश था। मुगल वंश ही जो था वो केंद्रीय साम्राज्य माना जाता था, माना क्या जाता था उस समय था। ठीक है, तो सूरत में जब जाता है ये क्या करने, कोठी स्थापित करने का अनुमति मांगने, तो ये इसको नहीं पता था कि अब इस समय कौन है भारत में, जहांगीर है। तो इस हॉकिंस को ही क्यों भेजा, तो जेम्स हॉकिंस को इसलिए भेजा क्योंकि इसको तुर्की भाषा आता था, तुर्की भाषा आता था। और आपको हम कल बताए थे कि मुगल वंश कौन से वंश के हैं, मुगल साम्राज्य जो था किस वंश के, चतकाई तुर्क थे, चतकाई तुर्की थे, क्या थे, चतकाई तुर्की। अब बताइए, अब आपसे एक चीज हम पूछेंगे कि कल और परसों की वीडियो में हम बौद्ध और जैन धर्म का चर्चा किए थे, तो उसमें हम बताए थे क्या कि बौद्ध धर्म काफ़ी आगे निकल गया लेकिन जैन धर्म नहीं निकल पाया। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न था भाषा। भाषा ही सबसे बड़ा क्या था इसका रीज़न, क्योंकि महावीर जो थे वो हर जगह लोकल लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करते थे, और अगर जो किसी को अपने तरफ अट्रैक्ट करना है तो वहाँ पर लोकल लैंग्वेज अगर जो आप ज़्यादा बोलिएगा, मतलब लोकल लैंग्वेज मतलब कि वहाँ पर जिस लैंग्वेज को बोला जाता है, जिस लैंग्वेज को सुना जाता है, अगर आप उसी लैंग्वेज को बोलिएगा तो वो वहाँ के लोग आपके तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो यही हुआ कि हॉकिंस को तुर्की भाषा आता था और मुगल वंश के भी जितने भी शासक थे वो तुर्की ही थे, तो इसीलिए हॉकिंस को जेम्स प्रथम क्या भेजा, भारत भेजा। लेकिन जब ये भेजा तब इसको पता नहीं था कि भारत में अब अकबर नहीं है, तो इसके पास जो पत्र था वो किसके नाम से, अकबर के नाम से था। तब ये हॉकिंस जब भारत पहुंचा तो भारत में किस बंदरगाह पर, सूरत के बंदरगाह पर उतरा और वहां से सफ़र करके कहाँ, दिल्ली गया। दिल्ली में जहांगीर के दरबार में, और जहांगीर के दरबार में जाकर हॉकिंस बोलता है कि जहां पनाह अकबर, सुनो, जहांगीर के दरबार में गया और बोला हॉकिंस क्या कि जहां पनाह अकबर, मैं इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम का दूत हूं, आप मेरा तोहफा कबूल कीजिए। तो जो भी सभा में बैठा था सोचा कि पागल वागल है क्या, कि जेम्स अकबर तो इसके क्या थे, पिता थे, वो तो कब के स्वर्गवास हो गए, मतलब समझो कि यहाँ से 3 साल पहले हुए क्या हो गए थे, मर चुके थे। अब ये जाकर तो इसको पता चलता है कि वो अब यहाँ अकबर का शासन नहीं है, अब किसका शासन है, जहांगीर का शासन है। तब ये इसका जो लोकल लैंग्वेज था यही यहाँ काम आ जाता है, और तुर्की भाषा बोलने के कारण इसके तरफ जहांगीर क्या होता है, ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। और जहांगीर अट्रैक्ट होता है तो जहांगीर से ये क्या मांगता है, ये सूरत में कोठी स्थापित करने का परमिशन मांगता है। तो परमिशन तो जहांगीर दे दिया, लेकिन वो अस्थायी रूप से नहीं दिया, अस्थायी रूप से, मतलब कुछ समय के लिए क्या दिया कि वो सूरत में कोठी को क्या कर सकता है, स्थापित कर सकता है। तो अनुमति उसको सूरत में मिला, लेकिन कैसे, अस्थायी। अब देखो यहाँ पर बात, अस्थायी रूप से तो मिला, लेकिन पहले से ही यहाँ पर कौन आए हुए थे, पुर्तगाली। अब पुर्तगाली कभी चाहेंगे नहीं कि जो फायदा हमको मिल रहा है अब उसमें क्या हो जाए, बंटवारा हो जाए, कभी नहीं चाहेंगे। और यही क्या करते हैं, अंग्रेज को क्या करते हैं, परेशान कर देते हैं। जब अंग्रेज को परेशान तो करते ही करते हैं, इससे ज़्यादा जहांगीर को परेशान कर देते हैं। तो जहांगीर को मजबूरन बस अंग्रेज को यहाँ से कोठी खाली करने का क्या देता है, आदेश देता है। और जब यहाँ से कोठी खाली होता है तो ये दक्षिण में जाता है, और दक्षिण में मुसलीपट्टम, कहाँ, मुसलीपट्टम में क्या करता है, प्रथम कंपनी स्थापित करता है। जब प्रथम स्थापित करता है कहाँ, मुसलीपट्टम में, तो फिर इसको 1613 ईस्वी में क्या मौका मिलता है, सूरत में
कोठी स्थापित करने का। और ये भी मौका कौन देता है? जहांगीर देता है। क्यों? क्योंकि जहांगीर जो था वो पुर्तगालियों से काफ़ी ज़्यादा क्या था? निराश था, काफ़ी ज़्यादा निराश था। और यही पुर्तगाली का क्या करता है? अंग्रेज उसका जहाज़ को पकड़ता है, बंदी बना के किसको देता है? जहांगीर को देता है। तो इससे जहांगीर काफ़ी खुश होता है और अंग्रेज को क्या दे देता है? परमिशन दे देता है कि तुम कहाँ जाके कोठी बना लो? सूरत में तुम जाके कोठी बना लो। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा? अस्थायी रूप से 1613 में, अगर जो बोलेगा सूरत में प्रथम कोठी कब बना, तो सूरत में कोठी प्रथम 1608 में, लेकिन प्रथम अस्थायी रूप से कब बना? तो 1613 में। प्रथम अस्थायी रूप से अंग्रेजों का कोठी कहाँ बना? तो मछलीपट्टनम में बना। कहाँ बना? मछलीपट्टनम में। ठीक है। अब यहाँ पर 1615 ईस्वी में कौन आता है? टॉमस रो आता है, दूसरा अंग्रेजी यात्री। ये भी किसके दरबार में? जहांगीर के ही शासनकाल में आता है। अब इसके बाद जब देखते हैं तो इसका भी बहुत सारा क्या है? विशेषता है। तो बेसिक जो था वो हम बता दिए। अब देखिए डेन, जिसको डेनविस कहते हैं, इसका कोई विशेषता नहीं है, चौथे नंबर पर आया था। इसके बाद फ्रांसीसी। अब देखिए, अभी तक जो भी कंपनी आया वो सभी प्राइवेट कंपनी था। एकमात्र कंपनी जो सरकारी कंपनी था वो कौन था? जो शासक के द्वारा भेजा गया था वो कौन था? फ्रांसीसी थे। फ्रांसीसी जो भारत आया वो 1664 ईस्वी में आया। और जिस समय वो भारत आया तो 1664 ईस्वी में फ्रांस के शासक कौन थे? लुई 14वां नाम था। यहाँ के मंत्री कौन थे? कोलवर्ट थे। यही दोनों के नेतृत्व में यहाँ क्या आया? फ्रांसीसी कंपनी आया। और जब फ्रांसीसी कंपनी आया तो वो अपने कंपनी का नाम क्या रखा? कंपनी द इंड ओरिएंटल। कंपनी द इंड ओरिएंटल। और इंग्लैंड का जो कंपनी था, अंग्रेज का जो कंपनी था, उसका नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी भी क्या था? प्राइवेट कंपनी था। ठीक है। अब देखो, फ्रांसीसी 1664 में आया और ये पहला अपना कोठी कब स्थापित कर दिया? 1668 ईस्वी में। वो भी कहाँ? सूरत में। 1669 में कहाँ? मछलीपट्टनम में। कहाँ कर दिया? मछलीपट्टनम में। ठीक है। अब देखो, अब देखिए कि अब यहाँ पर क्या होगा कि बहुत सारे कंपनी तो भारत में आ गए। जो पहले फायदा अकेले पुर्तगाल कमा रहा था, अब वो फायदा बहुत में बट गया। तो बट गया तो यहाँ भी क्या होगा? उस फायदे को फिर से लेने के लिए एक दूसरे में क्या होगा? झड़प होगा। और इस झड़प में क्या होगा? अंग्रेज फाइनली जीतेगा। तो उससे पहले जो झड़प होगा वो फ्रांसीसी और अंग्रेजी के बीच ही जो होगा वो महत्वपूर्ण होगा लड़ाई। और उस लड़ाई का हम अभी क्या कर लेते हैं? वर्णन कर लेते हैं। अब समझिएगा यहाँ पर कुछ कहानी कि अब इन सभी कंपनी में यहाँ मजबूत रहते हैं अंग्रेज और फ्रांसीसी। अब इन्हीं दोनों के बीच सबसे बड़ा क्या होगा? युद्ध होगा। और इसी युद्ध में निर्णायक युद्ध माना जाएगा। और अब यहाँ जो जीतेंगे वो भारत पर क्या करेंगे? राज करेंगे। और जो हारेंगे वो यहाँ से विदा लेंगे। तो ऐसा बात नहीं कि पुर्तगाली, डेन और जो भी डच लोग थे इसके बारे में हम नहीं बताएंगे वो डिटेल में बताएंगे। लेकिन यहाँ पर जो है इंट्रोडक्शन क्लास है, तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में समझ लीजिए। तो देखिए, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच जो इम्पोर्टेंट युद्ध होगा उसमें ये अपने मन से भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये व्यापारिक कंपनी है और यहाँ के राजनीतिक काम में हस्तक्षेप बिना यहाँ के शासन के नहीं करेंगे। और इसलिए कुछ भी करने के पहले यहाँ का जो भी लोकल वहाँ का शासक होगा उस चीज़ को सपोर्ट चाहिए। तो इस समय का जो दौर था 1746 का दौर, इस समय फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों दक्षिण में थे। और दक्षिण का दो हैदराबाद और कर्नाटक का जो क्षेत्र था काफ़ी ज़्यादा मशहूर क्षेत्र था। और इन्हीं दोनों के पास, कर्नाटक और हैदराबाद के पास ही इन दोनों के बीच 3 युद्ध होता है। टोटली 3 युद्ध होता है। और इस युद्ध को हम बोलते हैं आंग्ल फ्रांसीसी। आंग्ल मतलब अंग्रेज और फ्रांसीसी का क्या? युद्ध। नहीं तो इसको बोलते हैं कर्नाटक युद्ध। पहला युद्ध जो हुआ वो टोटल जो हुआ था कर्नाटक युद्ध वो 3 हुआ था। टोटल कर्नाटक युद्ध 3, 1746 से 48, 1749 से 54 और 1758 से 63। पहला जो युद्ध हुआ था, देखिए, ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर। ऑस्ट्रिया कहाँ? यूरोप में। यूरोप का मामला भारत में देखा गया। कैसे देखा गया? कि वहाँ भी ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के रूप में देखा ये गया कि वहाँ फ्रांसीसी और अंग्रेज आपस में लड़ गए। तो उसी का प्रभाव ये देखा गया पूरे विश्व में, जहाँ भी फ्रांसीसी और अंग्रेज
साथ थे वहाँ क्या हो गए, लड़ने लगे, एक जगह थे वहाँ लड़ने लगे। तो यही हुआ ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का मामला को लेकर, और ये अंत में समाप्त कब हुआ, एक संधि के तहत हुआ, और वो संधि का नाम एक्सला-शापेल का संधि, एक्सला-शापेल का संधि। इस युद्ध में हुआ क्या, ऑस्ट्रिया में क्या हुआ हमको मुझे नहीं जानना है। इस युद्ध में भारत में किसका जीत हुआ, तो इस युद्ध में जीत भारत में फ्रांसीसी का हुआ, और हार का सामना किसको करना पड़ा, अंग्रेजों को। तो अंग्रेज भी अब इस चीज़ को क्या करने में लग गए, अब इस हार का बदला लेने में क्या जुट गए, इस हार का बदला लेने में जुट गए। और फिर से मौका आया 1749 में, और ये युद्ध लगभग 5 साल चला। दूसरा कर्नाटक युद्ध 5 साल चला, और ये जो था मामला वो कर्नाटक और हैदराबाद में शासक कौन बनेगा इसको लेकर, क्योंकि अभी ये दोनों थोड़ा शक्ति मजबूत कर लिए थे अपने आप को। तो यहाँ का जो उत्तराधिकारिक मामला था, तो वहाँ जो कहीं भी मामला होगा उत्तराधिकारिक मामला, जहाँ मतभेद होगा वहाँ एक से ज़्यादा शासक बनने का प्रयास करेंगे तभी मतभेद होगा। अगर जो अकेले कोई बनने का कोशिश करेगा, अकेले कोई बनने वाला रहेगा शासक, तो उसमें कोई मतभेद नहीं होगा, वो बन जाएगा। लेकिन एक से ज़्यादा अगर जो रहेगा तो वहाँ पे मतभेद होना ज़रूरी है। तो एक चुनते हैं अंग्रेज को और दूसरा चुनते हैं फ्रांसीसी को। यहाँ पर देखा क्या जाता है कि कर्नाटक में भी जो फ्रांसीसी को चुनते हैं वही जीतते हैं, और हैदराबाद में भी जो फ्रांसीसी को चुनते हैं वही जीतते हैं। मतलब कि कर्नाटक और हैदराबाद में भी किसका शासक था, फ्रांसीसी का ही शासक था। लेकिन अभी सेकेंड कर्नाटक युद्ध खत्म नहीं हुआ, इसका फाइनली रिजल्ट अंत में 54 में आता है, और 54 में क्या हम देखेंगे कि वहाँ पर अंग्रेज अपनी कूटनीतिज्ञ चाल से फ्रांसीसी को क्या करेंगे, हराएंगे, फ्रांसीसी को हराएंगे। और यहाँ पर जीत किसका हो जाएगा, दूसरा में अंग्रेज का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, अंग्रेज का। और ये जो युद्ध समाप्त होता है वो पांडिचेरी संधि के तहत समाप्त होता है। अब ऐसे ही तीसरा युद्ध देखें, तीसरा युद्ध जो होगा वो 1756 से लेकर 63 तक होगा, और ये 7 साल का युद्ध था, इसीलिए इस युद्ध को बोला जाता है सप्तवर्षीय युद्ध। और इस युद्ध का समाप्ति पेरिस की संधि के तहत होगा। किस संधि के तहत, पेरिस की संधि के तहत। लेकिन इससे पहले ही 1760 ईस्वी में, इससे पहले ही कब, 1760 ईस्वी में एक वांडीवास का युद्ध होता है। कौन होता है, ये सप्तवर्षीय युद्ध कहाँ चल रहा होता है, ये सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप में चल रहा होता है, तभी ना पेरिस की संधि के तहत समाप्त होता है। लेकिन इसका प्रभाव जब पेरिस में चल रहा है यूरोप में, तो उसका प्रभाव भारत में भी देखा जाएगा, और भारत में भी अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच क्या हो जाता है, युद्ध हो जाता है। और इस युद्ध में निर्णायक जो युद्ध होता है वो 1760 का युद्ध होता है, जिसको बोलते हैं वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का युद्ध। और इस युद्ध में फ्रांसीसी कंपनी को पूरी तरह से खत्म कौन कर देता है, अंग्रेज कर देता है। और फ्रांसीसी कंपनी को वांडीवास के युद्ध के बाद यहाँ से क्या होता है, जाना पड़ता है, और यहाँ जीत किसका होता है, अंग्रेज का। अब यहाँ पर हम लोग को ये समझना है कि अंग्रेज तो संपूर्ण भारत को, अभी तो यूरोपीय कंपनी से जीते थे, अब धीरे धीरे भारत को अपने अंडर में कैसे ले गए, और जब भारत को अपने अंडर में ले लेंगे तो भारत का शासक कैसे बनेंगे, भारत का शासक बनने के बाद अपनी शोषणकारी नीति से कैसे भारत का शोषण करेंगे। और इसी शोषण के दरमियान देखेंगे कि इस शोषण का जब पानी हद से ज़्यादा गुजरने लगेगा तो यहाँ के जनता क्या कर देंगे, विद्रोह कर देंगे, और वो विद्रोह को फिर अंग्रेज दबाएगा। फिर अब विद्रोह को दबाने के बाद लोग समझ जाएंगे कि विद्रोह से हम ताकत से किसको नहीं हरा सकते हैं, अंग्रेज को नहीं हरा सकते। तब यहाँ शुरू होता है क्या, आंदोलन शुरू होता है, और उस आंदोलन में महात्मा गांधी रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को कैसा लगा, यहाँ तक अब अगले वीडियो में अच्छे से इंट्रोडक्शन देंगे, इसके आगे का पार्ट बनाएंगे, तो आप लोग देखिएगा। उससे पहले अगर जो आपको इस हिस्ट्री से रिलेटेड अगर जो कोई नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम और फेसबुक का पेज है, वो ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको सारा नोट्स क्या मिलेगा, मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो ये ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में जाकर, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।